नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 11 दिसंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो हमारा रहेगा वो है एमएसपी को कैसे हम इफेक्टिव बना सकते हैं। दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा कि क्रिप्टो करेंसी से क्या हमें अभी समझने की ज़रूरत है, कहीं कोई जल्दबाजी तो नहीं हो रही है। और तीसरा आर्टिकल रहेगा कि जो अप्सपा एक्ट है, ठीक है, तो उसको रिपील करने की बातचीत हो रही है, तो उसके पीछे हमें कुछ इन डेप्थ स्टडी करने की ज़रूरत है, नहीं तो कोई जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ना हो जाए। और लास्ट में ये वाला आर्टिकल है जिसकी एक बार समरी लेंगे, जिसमें अभी जो नॉनवेज के जो जितने भी वेंडर्स थे उनकी जो ठेले थे उनको हटाने की बात की गई, ऑर्डर्स डिक्लेयर कर दिए थे अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने। तो बोले कि ये चीज़ क्या है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। गुजरात हाई कोर्ट ने ये बात कही है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में हमारे डिस्कशन को। तो सबसे पहला आर्टिकल है हु इज़ अफ्रेड ऑफ क्रिप्टो। आर्टिकल को लिखा है मेनका गुरुस्वामी ने। देखो, इनका ये कहना है कि ह्यूमन स्पीसी की अगर बात करें तो प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो या पास्ट हो, हर एक जगह पे जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आता गया है वैसे वैसे हमने अपने आप को एडवांस किया है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ पेमेंट के लिए जो करेंसीज यूज़ होती हैं उसमें भी हमने ऐसा ही एवोल्यूशन देखा है, जिसमें पहले कमोडिटीज़ में एक्सचेंज हुआ करता था, फिर बाद में गोल्ड सिल्वर इनका यूज़ होने लग गया, फिर बाद में फिएट करेंसी जिसमें हमने कॉइन्स यूज़ किए, या फिर आज हम नोट्स यूज़ करते हैं। तो बोला टाइम के साथ साथ में हर चीज़ बदलती गई, और आज जिस सेंट्रल बैंक सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो भी बोले एक एवोल्यूशन का ही पार्ट है। तो ऐसे ही हम क्रिप्टो करेंसी को भी कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस ही है। तो वैसे तो एलोन मस्क जो कि टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ हैं, ये अब आने वाले टाइम पे जहाँ तक है मार्स पे रहने की बात भी कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो इंटरप्लेनेटरी अगर इनकी लाइफ पॉसिबल है, या फिर इलेक्शन कैंपेन है वो अगर सोशल मीडिया के थ्रू या होलोग्राम्स के बेसिस पे होने लग जाएंगे, तो बोले ये चीज़ें सारी के सारी टेक्नोलॉजी के इनोवेशन पे बेस्ड है। इन चीज़ों को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। दीज आर इनएविटेबल पार्ट ऑफ फ्यूचर, राइट। तो ऐसे में डिजिटल करेंसी हो या फिर क्रिप्टो करेंसीज हो, हम इनको कैसे हमारी सर्विसेज के पेमेंट के लिए यूज़ करने में इग्नोर कर सकते हैं। बिटकॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो कि सबसे ज़्यादा मतलब यूँ मान के चलो कि अभी हाईलाइट हो रही है क्रिप्टो करेंसीज में, ठीक है। तो एक तो ये लग रहा है कि जैसे कि गोल्ड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी हो चुकी है बिटकॉइन की अगर बात की जाए। क्रिप्टो करेंसीज के बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल है मार्केट में, 6000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं, पर बिटकॉइन सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिचुएशन की अगर बात करें तो एलोन मस्क ने अपनी तरफ से अपना घर तक बेच दिया कि हाँ मुझे इस वर्चुअल करेंसी में इन्वेस्ट करना है। पर वो बात ठीक है कि इन्होंने फिर बाद में बिटकॉइन से अपना पैसा रिटर्न निकाल लिया, क्योंकि इनको जब पता पड़ा कि एनवायरमेंटली डिजास्टर्स साबित हो सकती है अगर ये क्रिप्टो करेंसीज को ज़्यादा प्रमोट किया जाए। क्योंकि देखो, जिस तरीके से गोल्ड की माइनिंग होती है खानों में से, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग या क्रिप्टो करेंसी का फॉर्मुलेशन होता है कंप्यूटर पे एल्गोरिदमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से। अब वो लंबी और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स होती हैं जिनको सॉल्व करने में टाइम भी लगता है, और अगर वो टाइम लग रहा है और ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो डेफिनेटली कार्बन एमिशन भी ज़्यादा होता है। तो इसके चलते एलोन मस्क ने अपना फिर इन्वेस्टमेंट बाहर भी निकाल लिया। तो पॉइंट क्या आ गया कि इसमें एक तो वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्रिप्टो करेंसी में, ये चीज़ हमने पहले भी देखी। आपको ये भी ध्यान होगा कि चाइना ने जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसीज में ट्रांजैक्शन करने के लिए बिल्कुल बैन कर दिया, उसके बाद में भी बिटकॉइन की प्राइसेस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। इसके अलावा एक एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी बिटकॉइंस की माइनिंग में कंज्यूम होती है, वो ये मान के चलो कि अर्जेंटीना की जो एनुअल बेसिस पे जितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है ना, उससे भी कुछ ज़्यादा है। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि कितना एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है, कितना ज़्यादा एनवायरमेंटली लॉस मेकिंग है ये क्रिप्टो करेंसी। ये एक मुद्दा यहाँ पर एलोन मस्क ने राइज किया था कि बोले ये तो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट नहीं करूँगा, या फिर मेरी तरफ से तो मैं इसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करूँगा। पर फिर भी आज अगर देखो कि जो लॉ ब्रेकर्स हैं, लॉ ब्रेकर्स का मतलब जैसे जो फिरौती मांगने वाले लोग हैं, या फिर रैंसमवेयर का नाम आपने सुना होगा,
कि लोग जो है वो इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर में जो डेटा फाइल्स हैं उनको एक तरीके से लॉक कर देते हैं, और फिर उसके बाद में लॉक करने के बाद में एक जैसे ही उस डेटा को कोई एक्सेस करना चाहता है तो उसके सामने स्क्रीन पर मैसेज आएगा कि भाई इतना रुपया पे करो, इतना आपको बिटकॉइन में पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद में हम आपकी फाइल को ओपन कर देंगे। कहने का मतलब एक तरीके से डेटा को किडनैप कर लिया, फिरौती मांगते हैं फिर वो, ठीक है। और अभी रिसेंट जो फिरौती मांगी गई है ना, जो इलिसिट एक्टिविटीज हुई है, मतलब गैर कानूनी तौर पर जो काम किए गए हैं, उनमें लगभग 4.9 बिलियन डॉलर्स के अमाउंट का बिटकॉइन का यूज किया गया है। जबकि लेजिटिमेट कंसिडरेशन में देखो, जिनमें हम जो ट्रेड होता है या फिर जो भी लेन देन होता है सर्विस गुड्स की परचेज में, या फिर जो भी एडजस्टमेंट है उसमें जो लेजिटिमेट है, वाजिब है, उसमें केवल 2.8 बिलियन डॉलर्स का जो इक्वलेंट क्रिप्टो करेंसी है उसका यूज हुआ है। तो आप देख सकते हो कि इलिसिट एंटिटीज या फिर जो लॉ ब्रेकर्स हैं, कानून को जो बिल्कुल भी नहीं मानना चाहते हैं, वो लोग इसको ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ा कंसर्न यहां पर यह आता है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज, मनी लॉन्ड्रिंग, बोला इन चीज़ों को हवा मिल जाएगी अगर इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को हम लॉन्च कर देते हैं। फिर बात यह आ जाती है कि रैंसमवेयर की पेमेंट की बात करें तो 2020 के साल में 348 मिलियन डॉलर्स के का रैंसम देना पड़ा, और वो भी किस फॉर्म में? क्रिप्टो करेंसीज की फॉर्म में, जो कि 2019 में जितना दिया गया था ना रैंसमवेयर क्रिप्टो करेंसीज के टर्म्स में, उससे कोई 4 गुना ज़्यादा था ये, ठीक है जी। तो ये मुद्दा क्या शो करता है कि कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फिर देखो बात आ जाती है वल्नरेबिलिटी का मतलब बहुत ज़्यादा एक स्कोप है कि हाँ वाकई में रिस्क है एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को, पर वही चीज़ें कुछ नया आता है तो शुरुआत में रिस्क भी लगता है, ये भी चीज़ राइटर ने शुरू में बता दी। फिर देखो चाइना ने देखो बिटकॉइन को बैन कर दिया और बोला कि कोई भी डिजिटल करेंसी में हमारे यहाँ पर ट्रांजैक्शन प्रमोट नहीं होगा, और खुद की एक डिजिटल करेंसी भी लॉन्च कर दी। मतलब जो भी क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं मार्केट में प्राइवेट, उनको ब्लैंकेट बैन कर दिया। अब देखो बात ही आ जाती है, कुछ महीनों पहले की बात करें तो आपको ध्यान होगा जब कॉलोनियल पाइपलाइन को हैक कर लिया था कुछ हैकर्स ने। कॉलोनियल पाइपलाइन जो कि यूएसए की अगर ईस्टर्न कोस्ट देखोगे आप, तो वहाँ पर मेन जो कॉन्ग्लोमरेशन है, मतलब जहाँ पर यूएसए की मेन सिटीज सारी लोकेटेड है, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, ये वॉशिंगटन डीसी, और यहाँ तक नीचे तक फ्लोरिडा, ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेच है यूएसए में, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट में। तो वहाँ इसके पैरेलली ये कॉलोनियल पाइपलाइन जा रही है, और इस कॉलोनियल पाइपलाइन को वहाँ पर आप ईस्टर्न सी बोर्ड भी बोलते हैं इसको, ईस्टर्न सी बोर्ड वाले एरिया में, जो कि मैनीस से फ्लोरिडा तक फैली हुई है। अब आप देखोगे इसको हैकर्स ने हैक कर लिया था, इसकी ऑपरेशन को, फ्यूल सप्लाई होती थी उससे, और कितना ज़्यादा क्राइसिस आया था। हमने एक बार याद न्यूज़ भी डिस्कस की थी, आज शायद जनवरी में बात की थी जहाँ तक मुझे ध्यान आ रही है, जनवरी 2021 में, ठीक है। तो उसमें जनवरी या फरवरी या जो बाइडन के आने के बाद, मुझे एग्जैक्टली टाइम फिगर नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो 4.4 मिलियन डॉलर्स का उन हैकर्स को पेमेंट देना पड़ा था, और वो भी बिटकॉइन की टर्म्स में। तब जाकर के उन्होंने इस पाइपलाइन में जो हैकिंग की थी ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो फिर बाद में रिलीज किया था। तो ऐसे में जो लॉ ब्रेकर्स हैं वो ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं इस पर। फिर आ जाओ जी कि इन सारे नेगेटिव्स के बाद में भी जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसमें उसका ये कहना है कि क्रिप्टो करेंसीज का जो टोटल मार्केट है वो लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर के लगभग तो पहुंच चुका है, और लगातार जो ये टेक्नोलॉजी है जिसके बेसिस पे ये क्रिप्टो करेंसीज डेवलप हो रही हैं, बोले इनकी जो रिलायबिलिटी है वो भी बढ़ती चली जा रही है। फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसके बेसिस पे ये बिटकॉइन डेवलप किए जाते हैं या फिर क्रिप्टो करेंसीज बेस्ड है, तो बोला इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकता है ग्लोबल पेमेंट सिस्टम को रिप्लेस करने में। क्योंकि आज के टाइम पे अगर एक बंदा यूएसए में जॉब करता है और वो इंडिया में अगर रेमिटेंस भेजना चाहता है, अपना कमाया हुआ पैसा अपनी फैमिली को भेजना चाहता है, तो बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट पेमेंट सिस्टम है। बोला क्रिप्टो करेंसी की ये जो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसका यूज़ किया जाए तो बोला ये स्लो और इनएफिशिएंट और एक्सपेंसिव जो ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है, इसको एफिशिएंट और कह सकते हैं चीपर पेमेंट सिस्टम से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो बोले स्कोप बहुत है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान भी होगा कि जहाँ तक है इस वाले विंटर सेशन में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस भी हो जाएगा कि जिसमें खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की बात कर रहा है आरबीआई, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और साथ में जो दूसरी प्राइवेट डिजिटल करेंसीज हैं इनको बैन करने की बात भी
की जा रही है। तो ऐसे में देखो, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पर कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं होता है इस वाले में। ये बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में ऑपरेट होने वाली करेंसीज होती हैं, जो यहाँ पर आप बिटकॉइंस की इनकी बात कर रहे हैं, जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं इनकी। इसके आगे आपको ये पता ही है कि आज अगर कोई नेशन स्टेट्स का मतलब सरकारें हो गई, और राष्ट्रों की अगर बात करें तो उनकी पकड़ इसलिए है क्योंकि पेमेंट सिस्टम और करेंसीज पे इनकी अच्छी खासी लगाम है। जैसे आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करता है, और आरबीआई पे पकड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और आरबीआई ही हमारे यहाँ पर पैसे को रेगुलेट करता है, रुपए को रेगुलेट करता है। तो ऐसे में अगर इन करेंसीज को रिप्लेस करते हुए कोई ये डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में ऑपरेट होने वाली करेंसीज आ गई, तो ये मानो कि पुराने ज़माने में जिस तरीके से गोल्ड, स्पाइसेस या दूसरे जो गुड्स का ट्रांजैक्शन हुआ करता था, प्राइवेटली ट्रेडेबल कमोडिटीज़ हुआ करती थी जिसमें कोई रेगुलेटर नहीं था सेंट्रल, बोलो वैसी ही ट्रेड होनी शुरू हो जाएगी। इसी बीच अगर हम देखें तो देखो, आरबीआई ने अपनी तरफ से, तो हमारे इंडिया की अगर बात करें तो 5 अप्रैल 2018 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से जितने भी ये प्राइवेट करेंसीज हैं, वर्चुअल करेंसीज हैं, बोले इनके ट्रांजैक्शंस को बैन कर दिया था। ये आपको पता होगा, बैन कर दिया था। फिर कुछ प्राइवेट एंटिटीज ने मिलकर के और सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के इस गाइडलाइन को चैलेंज कर दिया कि जी आप कैसे इस चीज़ को इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट का 2021 में कुछ दिनों बाद में वर्डिक्ट आ जाता है, और केस का नाम है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस केस में ये बोला आरबीआई ने कि भाई आप रेगुलेट कर सकते हो करेंसीज को, नो डाउट, क्योंकि आपके पास में इस चीज़ की थ्योरिटी है, पर सवाल यह है कि अब वर्चुअल करेंसीज को कैसे रेगुलेट करोगे, क्योंकि आपके पास में लीगल बैकिंग नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में जब तक कानून नहीं होगा तब तक आप किसी भी चीज़ को अगर रेगुलेट करोगे तो वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। रूल स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, सिंपल सी बात है। जो आप आर्टिकल 21 की बात करते हो उसमें क्या है, लॉ स्टैब्लिश्ड बाय एक तरीके से जो प्रोसेस है उसके थ्रू होना चाहिए सारा का सारा। तो क्वेश्चन ये आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई की इस गाइडलाइन को स्ट्राइक डाउन कर दिया, और फिर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं या जो भी बिटकॉइन है या जितने भी अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं उनमें हमारे लोगों ने फिर से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन सा आ गया, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें यह है कि राइट टू प्रोफेस, कि हाँ आप मतलब राइट टू प्रोफेशन, कि कोई भी प्रोफेशन को या ऑक्यूपेशन को आप कंटिन्यू कर सकते हो, राइट टू ऑक्यूपेशन है ना, जो दिया हुआ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में, बोला आप उसको कैसे वायलेट कर सकते हो। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने अब देखो वर्चुअल करेंसीज को रेगुलेट करने की अपनी तरफ से बोली तो सही, पर हाँ कम से कम बैंकों को बोल दिया कि भाई आप जो है इस चीज़ को अभी एंटरटेन प्रॉपर नहीं करोगे। अभी तक भी हमारे पास में जो कहते हैं ना कि एविडेंस नहीं है कि ये कितना सक्सेसफुली रहेगा, कितना हमारे लिए नुकसान वाली चीज़ रहने वाली है। इसके आगे अगर देखें तो इन वर्चुअल करेंसीज के ऊपर लगाम लगाने के लिए वैसे तो विंटर सेशन में बिल आने की बात चल रही है, ठीक है, द क्रिप्टो करेंसीज एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, पर सवाल यह है कि अभी तक भी इसको पब्लिक डोमेन में नहीं रिलीज किया है, जिससे कि पता तो पड़े। वैसे तो अभी तक यही है, हाँ इसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली, पर यह है कि अभी तक पार्लियामेंट के इस विंटर सेशन में इंट्रोड्यूस होने के स्कोप हैं, अब होगा कि नहीं ये क्लियर नहीं है अभी तक। फिर देखो बात ही आ जाती है मनी लॉन्ड्रिंग वाला मुद्दा। देखो मनी लॉन्ड्रिंग वाला मुद्दा ऑलरेडी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना या रैंसमवेयर का जो मुद्दा है वो कि हाँ भाई सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके किसी की भी डेटा फाइल्स को हैक कर लेना और उनको फिर उसके बाद में उस मतलब उस डेटा का जो ऑनर है उसको जब वो डेटा एक्सेस करना है तो उससे पहले फिरौती मांगना, पैसा मांगना, ठीक है। तो ऐसे में देखो इन चीज़ों में मेन जो काम की चीज़ निकल के आ रही है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसको हम पेमेंट सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं एफिशिएंटली, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो अंडरग्राउंड सिस्टम अभी चल रहे हैं, देखो बैन करना, यहाँ पर ब्लैंकेट बैन करना, राइटर जो हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रही हैं कि बोले कि टेक्नोलॉजी है, कुछ नया सिस्टम आ रहा है तो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बट ब्लैंकेट बैन करना हम एक अपॉर्चुनिटी को ख़त्म कर देंगे। इसकी बजाय क्रिप्टो करेंसी के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है उसको तो यूज़ करो ही, बाकी ये जो डिजिटल प्राइवेट करेंसीज हैं है ना, इनको भी आप रेगुलेट करो। इंडिया को वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ की जो गलतियां की हुई है उनसे और अच्छी जो प्रैक्टिसेस है उनसे सीखने की ज़रूरत है। जैसे कि दुबई, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, ये ऐसे लेजिस्लेशन की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करेंगे, ना कि ब्लैंकेट बैन करेंगे।
जबकि चाइना ने बिल्कुल ब्लैंकेट बैन किया है, पर हाँ खुद की करेंसी लॉन्च कर दी है। तो ऐसे में हमें देखो ये नहीं बोलना चाहिए कि हम धीरे धीरे मार्स की तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं। एलोन मस्क वाला जो स्टार्ट हो रही थी एनेक्डोट, उसी को रिपीट कर रही हैं। तो बोलो ऑप्शंस, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे देखो हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरा मुद्दा था, समरी हो गई इसकी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हमने ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए थे पहले भी, तो ये समरी हो गई है पूरी, उसी का कलेक्शन है जो पहले हमने देखा था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि एमएसपी को कैसे हम इफेक्टिव बना सकते हैं। हिमांशु बेसिकली ये जेएनयू में टीचिंग करते हैं, तो उनके द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। देखो 3 जो कंटेंशियस फार्म लॉज थे उनको रिपील करने का जब लेटर मिला फार्मर्स को, तो उसके बाद में उन्होंने देखो अपना जो प्रोटेस्ट है उसको विड्रॉ कर लिया। ठीक है जी। अब मुद्दा ये आ जाता है कि जो चीज़ें इन फार्म लॉज में थी वो तो देखो रिपील कर दी, पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हाईलाइट होकर आई है, वो ये कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगैलिटी, कि भाई आप इसको लीगली इम्पोज करो। ये चीज़ के लिए फार्मर्स लगातार डिमांड कर रहे हैं, और फार्मर यूनियंस जो हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से कमेटी सेटअप करने की बात कर ली है, जिससे कि सभी फार्मर, जितने भी फार्मर्स, उनको एक अश्योरेंस मिल जाए कि उनका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो भी खेती में उनका जो अनाज उत्पादन हो रहा है, बोलो उसको कम से कम एक लीगल बैकिंग मिल जाए। और लीगल बैकिंग से वो क्या कर सकेंगे कि मार्केट में जब वो बेचने निकले ना अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, तो उनको कम से कम उनकी लागत का पैसा तो मिल जाए, उनको फ़ायदे का सौदा तो कम से कम दिखने लगे, मतलब रेम्यूनरेटिव स्कोप दिखना चाहिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। तो ये जो गारंटी मांगी जा रही है एमएसपी की, इसको लेकर के बोला इसको इंटरप्रीट करने में बहुत ही ज़्यादा गलतियां की जा रही हैं। राइटर ये कुछ जो लोग हैं उनका तो ये कहना आ रहा है कि जी आप एमएसपी जो है उसको आप लीगल बनवा दोगे, इसका मतलब फिर सरकार के ऊपर दबाव हो जाएगा, सरकार को फिर बाद में खरीदारी करनी पड़ेगी। बट राइटर हैं वो इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि एमएसपी को अगर लीगल बैकिंग मिल जाए तो सरकार इसकी गारंटी देगी कि मार्केट में एमएसपी के नीचे कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है जिसके लिए एमएसपी डिक्लेयर कर दी, उसके नीचे प्राइवेट सेक्टर के लोग भी अगर कोई खरीदते हैं तो उसके नीचे नहीं खरीदे जाएंगे। ठीक है ना। तो यही मेन चीज़ यहाँ पर राइटर हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि भाई आप मन घड़ंत बातें बनाओ, इसके बजाय क्लैरिटी लेकर के आनी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि करंट एमएसपी रिजीम में क्या है जी, करंट एमएसपी रिजीम में तो 23 क्रॉप्स के लिए गवर्नमेंट है वह एमएसपी रिलीज करती है, और सरकार खरीदती है सिर्फ 2 को मेनली, जिसमें आप देख सकते हो गेहूं और चावल पे ज़्यादा फोकस रहता है। बट वही चीज़ है कि हमें एमएसपी को यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट वे में देखना चाहिए, इसको एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तरीके से देखने की ज़रूरत है। उसमें क्या होगा कि मार्केट में अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की प्राइस में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो गवर्नमेंट वहाँ पर मार्केट में इंटरवीन कर सकती है कि जी इतना कम प्राइस के ऊपर अगर बिक रहा है तो गवर्नमेंट बोल दे कि भाई इतना सस्ते में तो नहीं बेचेंगे फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को। क्योंकि देखो एमएस स्वामीनाथन कमीशन ने भी क्या बोला, स्वामीनाथन कमीशन का भी यही कहना था कि जितनी लागत है उस लागत का 1.5 गुना पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिवली, जिसमें आप एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर के लिए जो लोन लेते हैं किसान, वो लागत भी आ गई, बीज, खाद, फर्टिलाइजर, ये हो गया, फैमिली लेबर, ये सारा मिलाकर के इसको कॉम्प्रिहेंसिव हम कहेंगे कॉस्टिंग आ गई। अब इसका 1.5 गुना अगर मिलता है तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि उनको रेम्यूनरेटिव स्कोप दिखेगा। और दूसरा, हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर जॉब्स कहीं पे मिल रही है तो वो किस में मिलती है, आपको भी पता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही। अब सवाल ये है कि एमएसपी डिक्लेयर तो की जाती है, 23 क्रॉप की खरीदी जाती है सिर्फ 2, मेनली राइस एंड वीट, और उसी से बेसिस पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को आप इम्प्लीमेंट करते हो। तो कई आर्ग्यूमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि अगर इसी तरीके से एमएसपी रिलीज कर दी और गवर्नमेंट इसी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर अगर दबाव बनेगा और गवर्नमेंट अगर इनको गेहूं चावल को इनको खरीदेगी अपने लेवल पे ही एमएसपी इंश्योर करने के चक्कर में, तो बोलो उससे ऑलरेडी जो एफसीआई के गोडाउन्स वो भरे पड़े हैं बहुत सारे। तो राइटर यही चीज़ बोल रहे हैं कि भाई एनएफएसए की जितनी ज़रूरत है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए अंडर में, जो भी ज़रूरतें हैं गेहूं चावल इनकी,
उससे ज़्यादा खरीदारी हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है कि एफसीआई के पास में बहुत सारा अनाज एक्सेस में पड़ा है जो कि खराब हो रहा है, सड़ रहा है, वहाँ पर चूहे खा रहे हैं उस अनाज को। पर इस चीज़ के बजाय आप ये इंश्योर करो ना कि मार्केट में जो कुछ भी प्राइस चल रही है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, वो एमएसपी के नीचे नहीं जाए। ये एक मेन पॉइंट यहां पर राइटर हाईलाइट करना चाह रहे हैं। इसके आगे राइटर ये बोल रहे हैं कि 2014-15 में जब ड्रॉट्स आए थे ना, बोलो उसके बाद में फार्मर्स के हाल बहुत ही खराब हो गए, और इससे फिर बाद में और ज़्यादा परिस्थिति तब बिगड़ती है जब डीमोनेटाइजेशन होता है और जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। बोला इसकी वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर अभी तक भी सिचुएशन सुधर नहीं पा रही है। तो ऐसे में इकोनॉमी में जो स्लो डाउन है उसकी वजह से, और फिर उसके बाद में पेंडेमिक, इन सब ने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है फार्मर्स को। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि उनको थोड़ा एक सपोर्ट मिले। फिर बात आ जाती है महंगाई की। डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइज़र, इनकी प्राइसेस बोले राइज होगी, तो इसके लिए बोले उनके साथ नुकसान हो रहा है। तो एक रेम्यूनरेटिव प्राइस तो मिलनी ही चाहिए उनको, जैसा कि स्वामीनाथन कमेटी ने बोला कि भाई जितनी लागत आ रही है, जिसको बोलेंगे हम C2+AL, इस लागत में लागत का 1.5 गुना प्राइस होनी चाहिए, जिससे कि जितनी लागत है उससे उसका 50% तक वो अर्न कर सकें। ठीक है, इसके आगे फिर ये बोलना चाह रहे हैं कि प्राइस इंटरवेंशन कोई यूनिक काम नहीं होगा। एमएसपी में गवर्नमेंट केवल मार्केट प्राइसेस को ही रेगुलेट करे, अपनी तरफ से पूरा लोड अपने ऊपर लेने की ज़रूरत है नहीं। और इसमें यह भी देखा जाए, क्योंकि देखो जब भी एग्रीकल्चरल प्राइसेस वेरी करती है तो उसमें देखो इंटरनेशनल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, और जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो सरकार ही खरीदेगी, इसका मतलब ये नहीं है। बस यही है कि एक इंश्योर हो जाए कि हाँ जी इतना रुपये के अंदर तो खरीदा ही जाएगा मार्केट में। ठीक है, तो इससे फार्मर्स को थोड़ा सा फ़ायदा होने लग जाएगा। इसके लिए आप एमएसपी को एक तरीके से इंसेंटिव प्राइस सेटल कर सकते हो टाइम टाइम पे। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर में हम डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, जैसे कि मोटा अनाज, क्योंकि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी तो इंश्योर करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा जो एनीमिया है वो प्रेवलेंट है छोटे बच्चों में या फिर जो औरतें हैं उनमें। तो बोला उनको न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देनी है, तो उनके लिए कोर्स सीरियल्स हो गए, दालें हैं प्रोटीन के लिए, एडिबल ऑयल्स हैं, बोला इनको भी हम प्रमोट करना चाहें तो इसके लिए भी हम एमएसपी का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि सरकार जो है वो इनके लिए एमएसपी डिक्लेयर करेगी, तो फार्मर्स अपने आप से उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि हाँ जी दालों को हम भी उगाएं। क्योंकि सीधी सी बात है, एमएसपी के बेसिस पे ही तो ये प्रमोशन मिलता है ना। हमारे यहाँ पर अगर गेहूं और चावल अगर ज़्यादा हमारे यहाँ पर खेती होती है तो इसके पीछे एमएसपी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसी चक्कर को हम अगर इस तरफ एक्सटेंड कर दें, जिससे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाए और साथ में जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो भी इंश्योर हो जाए, तो ये है मेन चीज़। अब एमएसपी रिजीम के पीछे अगर केवल एक रीज़न देखें कि भाई हमें तो कैसे भी करके सरकार ही इसको खरीदेगी, तो बोले ये चीज़ एक सही इंटरप्रिटेशन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अगर एमएसपी डिक्लेयर करते हुए सरकार कुछ प्रोक्योर करती है तो उस सब्सिडी का फायदा फार्मर्स से ज़्यादा कंज्यूमर्स को है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर राइटर हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि जो सब्सिडी दी जाती है, मान लो 1 रुपये किलो गेहूं, 2 रुपये किलो चावल अगर ये मिल रहे हैं, या 5 रुपये किलो दालें अगर दी जा रही है, तो उसका फायदा बोले कंज्यूमर को ज़्यादा हो रहा है, ना कि फार्मर को। ठीक है, तो बोले इस चीज़ को आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए एमएसपी को अगर आप इस तरीके से यूज़ करो जिससे कि मार्केट में इंटरवीन कर सके सरकार, तो इसका फ़ायदा बहुत हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, डिस्टॉर्शन, डिसरप्शन आते रहेंगे, वेरिएशन आते रहेंगे। कभी मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो गई तो फार्मर बर्बाद, कभी ड्रॉट ज़्यादा आ गए तो वैसे बर्बाद। हर तरीके से बोले इनके लिए चैलेंजेस बढ़ते चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट को ओपन मार्केट मैकेनिज्म्स में अपने इंटरवेंशन रखने के लिए एमएसपी डिक्लेयर करनी चाहिए, और उसको एक जो लीगल बैकिंग की जो डिमांड है वो इसीलिए हो रही है। ठीक है, तो ये अपने आप में राइटर ने एक अलग एंगल दिया है। इसके अलावा देखो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास में 2 या 2 हेक्टेयर या उससे कम ज़मीन है, बोलो उन लोगों को बाजरा उगाने के लिए, पल्सेस उगाने के लिए या एडिबल ऑयल्स उगाने के लिए अगर हम प्रमोट करते हैं तो उससे फ़ायदा उनको बहुत होगा। कारण कि एक तो ये तीनों जो क्रॉप्स हैं ये एरिड रीजन में होती है। एरिड का मतलब जहाँ पर
जो शुष्क क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं, ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, और वहाँ पर जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो भी रेन पे डिपेंडेंट है, तो बोलो उनको ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा, इसका फ़ायदा उनको मिलना ही चाहिए। ठीक है ना? तब जाकर के सारे सेक्शन जितने भी हैं फार्मर्स के, उनको फ़ायदा मिल पाएगा, और उसी से हम एक कह सकते हैं ना कि फार्मर्स की जो इनकम भी हम डबल करना चाह रहे हैं तो वो भी हो पाएगी। ठीक है? इसके लिए देखो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो चाहिए उसकी हमारे कमी है, तो उसको इंश्योर करना ज़रूरी है। ठीक है? इम्प्लीमेंटेशन के लिए और वो ये ठीक है। और इसके अलावा एक पॉलिटिकल कमिटमेंट होना चाहिए जिससे कि फार्मर्स के लिए जो खेती का जो काम है वो फायदे का सौदा दिखना शुरू हो। नहीं तो फिर इसी तरीके से इनएफिशिएंट मैनर में आगे से आगे हम केवल जुगाड़ करते बढ़ते चले जाएंगे, कोई बेसिस, एक होता ना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं मिल पाएगा। और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर सेक्टर है, इसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? क्योंकि आज अगर पेंडेमिक के टाइम पे लोगों को अगर कहीं रोजगार मिला है तो शहरों को छोड़ करके फिर से वो खेतों में ही काम कर रहे हैं। ठीक है? तो हम खेती को इग्नोर नहीं कर सकते। तो राइटर ने अपनी तरफ से एक ये चीज़ क्लियर करने की कोशिश की है। तो एमएसपी वाला जो टॉपिक हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया है, उसमें ये पॉइंट्स ऐड कर लेना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रोब बिफोर क्रिटिसाइजिंग। देखो इस आर्टिकल को लिखा है प्रकाश सिंह जी ने। देखो नागालैंड में जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें 14 सिविलियंस की डेथ हो गई, जो कि पर्टिकुलरली कोन्यक ट्राइब से बिलोंग करते हैं, मोन डिस्ट्रिक्ट से, तो बोला उन लोगों के साथ में जो भी हुआ है वो वाकई में बहुत ही गलत हुआ है, जिसमें हमारे होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में इसका जवाब देते हुए कहा था कि हाँ आइडेंटिटीज़ हैं वो मिस्टेकन हो चुकी है, इस वजह से मतलब गलत आइडेंटिटीज़ हो गई, इस वजह से वो प्रॉब्लम हो गई। तो इसके बाद में आपको पता ही है कि लगातार एक इशू राइज हो रहा है कि जो आर्म फोर्सेस जो स्पेशल पावर एक्ट है, अफ्स्पा है, बोलो उसको रिपील कर देना चाहिए। पर राइटर जो है वो एक चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि इंटेलिजेंस जब मिलती है तभी एक एक्शन लिया जाता है, कभी भी किसी भी इंसर्जेंसी या किसी भी अनहैपनिंग को रोकने के लिए। ठीक है? अब आर्मी के पास में, आर्मी ने जो अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट जो रिलीज किया जिसमें यह था कि हमारे पास में इंटेलिजेंस इनपुट था और इसलिए हम वहां पर गए और हमने वार्निंग भी दी थी व्हीकल को, पर उसके बावजूद उन्होंने नहीं रोका तो हमने उनमें फायर किया। फायर करने के बाद में 8 जनों की डेथ तो बोला उसी टाइम हो गई थी। फिर उसके बाद में आसपास के गांव के लोग आए और उन्होंने हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, तो आर्मी ने फिर डिफेंस में फायर किया, तो बोला फिर उस 6 जनों की और डेथ हो गई। ऐसे करके टोटल 14 जनों की डेथ हुई है। और इनमें से एक आर्मी पर्सनल है, उनको भी बहुत ज़्यादा इंजरी पहुंची है, जो कि अभी आईसीयू में है। तो ये आर्मी ने अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट रिलीज किया है कि हाँ जी हमारी तरफ से ये रिपोर्ट है। अब सवाल ये आता है कि इस तरीके की सिचुएशन का फायदा किसको है, नुकसान किसको है, ये तो हम नहीं कह सकते। बाकी फायदा इसका उठाने की कोशिश करते हैं जो नागा सेपरेटिस्ट हैं। फॉर एग्जांपल NSCN-IM, इसक मोइवा ग्रुप का जो ग्रुप है, जो लगातार अपनी तरफ से ये कोशिश करता है कि कैसे भी करके, और अब जो इनकी डिमांड है एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की, सेपरेट फ्लैग की, बोलो इसको और ज़्यादा वो अख्तियार करेंगे, अपनी तरफ से इंपोज करेंगे और लोगों को भी अपनी तरफ में झुका लेंगे। तो देखो ये जो कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, बोले ये पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट की वजह से हो रही है। जो मिड 50s में जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, जो अभी तक भी प्रिवेल कर रही है, जिसकी वजह से नागा हिल्स वाले एरिया में इतनी सिचुएशन बिगड़ रही है, वो अभी तक भी खत्म नहीं हो पा रही है और कोशिश भी की जा रही है। तो वहां पर जो सेपरेटिस्ट है, क्योंकि उनकी रेलेवेंस खत्म हो जाती है, तो अपनी रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए वो इस तरीके के मौकों का फायदा उठाते हैं, ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप होते हैं। देखो जब ये इंडिया का जो इंटीग्रेशन हुआ था उसके बाद में 1957 में नागा पीपल्स कन्वेंशन हुई थी, 1957 में नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में। उसके बाद में एक आप देखोगे जो श्वानसेंग फ्रंटियर डिवीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, वो देखो मर्ज कर दी गई और अल्टीमेटली फिर देखोगे एक और कॉन्फ्रेंस होती है, एक और बातचीत होती है नागा हिल श्वानसेंग एरिया को लेकर के। ये बनाया गया था एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे, ये नाम आते हैं सारे के सारे। फिर उसके बाद में नागा पीपल्स कन्वेंशन होती है 1959 में और अल्टीमेटली 1963 में नागालैंड करके एक सेपरेट स्टेट तक दे दिया गया। उसके बावजूद वहाँ पर इंसर्जेंसी ख़त्म नहीं हो रही है। फिर उसके बाद में आती है शिलोंग एग्रीमेंट होता है। इस शिलोंग एग्रीमेंट के तहत
जो कि 1975 में हुआ था। उसमें ये था कि जो अंडरग्राउंड ग्रुप जो भी ऑपरेट हो रहे थे नागालैंड की कॉज के लिए, उन लोगों को ओपन आना था और अपने आर्म्स को सरेंडर करना था। फिर भी कई रिबेल ग्रुप्स जैसे कि NSCN-IM, इस तरीके के ग्रुप्स ने इन एग्रीमेंट्स को बिल्कुल भी नहीं माना। ठीक है, और 2015 में इस NSCN-IM के साथ में भी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फाइनल हो चुका है, पर उसके ऊपर भी क्या है, अलग अलग तरीके से मीन मेक निकालते चले जा रहे हैं, क्वेश्चंस रेज करते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में जो मौन डिस्ट्रिक्ट में जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिबल है, नो डाउट। पर बोले जो भी आप एक्शन लेना चाहो मिलिट्री पर्सनल्स के अगेंस्ट में, बोले उसके पहले एक बार इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। नागालैंड की पुलिस ने तो FIR भी सुओ मोटो मैनर में रजिस्टर कर ली। सुओ मोटो मतलब खुद से ही स्वतः संज्ञान ले लिया। तो बोले इस चीज़ के लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है, नहीं तो आप रियलिटी को या फैक्ट्स को इग्नोर कर दोगे। बोले ये चीज़ जो है ना, ये कोई इंडिया स्पेसिफिक ही नहीं है। इसके लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बोले इंटेलिजेंस कई बार आती भी है और उसके ऊपर एक्शन लेना और नहीं एक्शन लेना, ये सेकंडों का खेल होता है। बोले इस सेकंड के फ्रैक्शन में अगर एक्शन ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो हो सकता है कि उन आर्मी पर्सनल्स को ट्रैप कर लिया और उनको वहां पे मार दे। तो उस केस में उनको बहुत ही ज्यादा बहुत ट्रेजिक सिचुएशन होती है कि वो कैसे वहां पर क्या एक्ट करेंगे। अब ऐसे में एग्जाम्पल दे रहे हैं, बोले 1 मार्च 2017 में ISIS पे जब स्ट्राइक की गई थी तो बोला वहां पर 14 सिविलियंस की डेथ हो गई थी इराक में। इसी तरीके से क्योंकि जो ISIS के लड़ाकों को मारने के लिए जो एक्सप्लोजिव मटेरियल डाला गया था उसमें सेकेंडरी ब्लास्ट हो गया था। सेकेंडरी ब्लास्ट का मतलब एक बार फट गया फिर दोबारा से और फट गया, तो उसकी वजह से आसपास के जो सिविलियंस थे उनकी भी डेथ हो गई। जुलाई 15 2017 को एक दाइश यही ISIS वाले ही हैं, तो इनको मारने के चक्कर में एक हॉस्पिटल पे अटैक जब किया गया था, इनको मारने के चक्कर में 13 सिविलियंस की डेथ हो गई थी। अफगानिस्तान में भी USA का एक एयर स्ट्राइक की जाती है और उसमें 40 सिविलियंस की, मतलब आप देख सकते हो 40% तक सिविलियंस की डेथ हो जाती है। मतलब पॉइंट क्या आ रहा है बार बार कि भाई यहाँ काबुल एयरपोर्ट पे देखो USA के एयर अटैक किया गया था तो वहां पर 10 सिविलियंस की डेथ हो गई थी, अभी रिसेंट ही बात है ये तो। जबकि टारगेट किस पे किया था, ISIS खुरासन प्रोविंस वाला जो ISIS अफगानिस्तान में ऑपरेट हो रहा है उसको, उसके लड़ाकों को मारने के लिए। तो मुद्दा क्या आ रहा है कि बोले बहुत अच्छे इंटेलिजेंस मिलने के बाद में एक्शन लिया जाता है, फिर भी अगर कोई गलती करे, हाँ अगर कोई जानबूझ करके गलती करे तो उसके खिलाफ में तो कार्रवाई होनी चाहिए। पर अगर सिचुएशन ही ऐसी बन गई हो जिस केस में उनको एक्शन लेना पड़े, नहीं लेंगे तो फिर बाद में उनका डिप्लॉयमेंट किस बात का है। तो डिमांड जो हो रही है ना आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट अफ्स्पा को रिपील करने की, जिसके लिए नागालैंड की गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से SIT भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, तो बोलो उससे पहले एक बार सोचना जरूरी है। वैसे पिछले कई सालों की अगर बात करें तो केंद्र सरकार अफ्स्पा एक्ट को रिपील भी कर चुकी है, जैसे कि मेघालय से, त्रिपुरा से 2015 में, मेघालय से 2018 में, अरुणाचल प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे कि तिरप और चंगलांग और लोंगडिंग, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर अरुणाचल प्रदेश में अफ्स्पा अप्लाइड है। असम पूरे में, नागालैंड पूरे में और मणिपुर में भी इम्फाल को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा वो जो एरिया है वहां पर अफ्स्पा अप्लाइड है। तो ऐसे में लगातार रिपील करने की बात की जा रही है और सरकार भी इस पे काम कर रही है, क्योंकि 2005 में जो जीवन रेड्डी कमीशन आया था जिसने रिपील करने की बात की थी कि भाई अफ्स्पा एक्ट को बिल्कुल रिपील कर दो, तो बोला उसको ध्यान रखते हुए फिर बाद में आगे सरकार काम कर रही है। तो उसमें आप जल्दबाजी करोगे तो ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें नेशनल सिक्योरिटी भी तो इंश्योर करनी है, नहीं तो ये और नुकसान होना शुरू हो जाएगा, चैलेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है चॉइस इज अ राइट। इस आर्टिकल में देखो ये बताया जा रहा है कि गुजरात हाई कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है कि भाई अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो अभी रिसेंट एक स्टेटमेंट, एक जो गाइडलाइंस रिलीज की है कि भाई वहाँ पर जो भी नॉनवेज की जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, नॉनवेज बेचने वाले, चाहे अंडा बेचे, चाहे कबाब बेचे, चाहे कुछ भी बेचे, बोलो उनको सबको बंद कर दें। तो सवाल ये आ जाता है कि यहाँ पर कि आप वेजिटेरियन फूड हैबिट्स को प्रमोट करना चाह रहे हो या फिर नॉन वेज फूड हैबिट्स को रोकना चाह रहे हो, तो उसके पहले एक बार आप स्टैटिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करो, स्टार्ट्स को समझो। स्टार्ट्स ये कहते हैं कि इंडिया में
सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बेस लाइन सर्वे 2014 के हिसाब से देखें तो 71% इंडियंस नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करते हैं और गुजरात में 40% मीट ईटिंग पॉपुलेशन रहती है, जिसमें मुस्लिम्स ही नहीं, क्रिश्चियंस भी है, पारसीज भी है, ओबीसीज भी है, दलित्स भी है, ट्राइबल्स भी हैं। तो आप कितनों को रोकोगे? तो ऐसे में गुजरात में अगर वेज खाना खाया जाता है तो नॉन वेज भी खाया जाता है। तो ये तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में चॉइस अपने आप में एक अधिकार होता है इंडिविजुअल को, और यही चीज गुजरात हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से कहा और जो अहमदाबाद म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं उनको रेप्रिमांड किया, उनको लताड़ लगाई कि भाई ये भाई ठीक बात नहीं है, आप इस तरीके से एक इंडिविजुअल की जो फूड हैबिट चॉइस है उसको ऐसे नहीं खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इस डिस्कशन में जो भी कंटेंट था वो हमने जानने की पूरी कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।